नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम मानव एवं आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम अभी मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। और पिछले लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एम्स एंड स्कोप अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति, उद्देश्य और विषय क्षेत्र, फिर मानव भूगोल के 3 सिद्धांत, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि और फिर जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व का अध्ययन किया था। आज हम मानव प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि प्रजाति होती क्या है। जब से इस पृथ्वी के ऊपर मानव का विकास हुआ है, वो प्राचीन काल से लेके अब तक उसने प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करके अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर विकास किया है। और उसमें हम देखते हैं कि आधुनिक मानव प्राचीन मानव से बहुत ज़्यादा विकसित है। अब ये तो मानव के विकास का क्रम था, लेकिन एक अलग शब्द है जिसमें हम चर्चा करते हैं, प्रजाति। तो सबसे पहले हम देखें कि मीनिंग ऑफ रेस कि ये प्रजाति होती क्या है। देखो, प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ई फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 में किया था। अर्थात ई फॉक्स पहले विद्वान थे जिन्होंने मानव के लिए एक प्रजाति शब्द का इस्तेमाल किया, और उनकी प्रसिद्ध बुक थी बुक ऑफ मार्टायर्स। इन्होंने उन लोगों को एक ही प्रजाति से संबंधित माना जिनकी रक्त उनके पूर्वजों के समान रहता था। अर्थात इन्होंने ये देखा कि जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप आनुवंशिक रूप से पूर्वजों से अगली पीढ़ी में आ रहा है, उसके आधार पर जो हमारे जो पूर्वज थे और जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, उनको मिला के उन्होंने कहा कि ये एक प्रजाति है। इनके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि प्रजाति से मतलब है यहाँ पर कि रक्त के साथ साथ गुण धर्म भी उनके मिलते हो। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता और मानव शास्त्रियों ने प्रजाति को कहा कि वो समान गुणों, समान धर्म और भाषा आदि के आधार पे परिभाषित किया कि ये फला लोगों की एक जैसी भाषा है तो ये एक प्रजाति है, ये गुण एक इनका एक जैसा है तो ये प्रजाति है, ये एक धर्म को मानते हैं तो ये प्रजाति है। अगर हम देखें कि रेस शब्द की उत्पत्ति संभवतः इटालवी भाषा के रजा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल अर्थात ब्रीड। प्रजाति एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग और वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। इससे ये विदित होता है कि प्रजाति जो शब्द है वो ये बता रहा है कि चाहे पीढ़ी कितनी भी हो जाए, पर वो जेनेटिक रूप से, आनुवंशिक रूप से और वह शारीरिक लक्षण है उसमें उनमें समानता मिलेगी। अगर वो समानता नहीं है, इट मीन्स वो प्रजाति नहीं है। अब इस प्रजाति के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें क्रोबर महोदय ने कहा है कि प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है, अर्थात बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यह आनुवांशिक समूह है। ये एक प्रकार का जीनोटाइप समूह है जिसमें सारे गुण दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। जो नस्ल जनिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। अर्थात ये खंडन करते हैं कि किसी धर्म, किसी गुण या किसी भाषा के आधार पर लोगों का जो समूह है वो प्रजाति नहीं कह सकते उसे। प्रजाति तो आनुवांशिक रूप से गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के बाद जो समूह तैयार हो रहा है,
या जो लोगों की संख्या है वो प्रजाति है, ना कि एक धर्म को मानने वाले या एक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या। इसी क्रम में आगे हॉविल महोदय कहते हैं कि मानव समूह प्रजाति मानव समूह का वह बृहद समुदाय है, अर्थात मानव का बड़ा समूह जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवंशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। अर्थात ये कहते हैं कि जो आनुवंशिक संरचना है उससे जो बाह्य कारक जो शारीरिक का लक्षण नियंत्रित होते हैं वो ही दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ये हॉवेल महोदय, इसके अलावा हेडन, प्रोफेसर ब्लास, हेडन महोदय कहते हैं कि प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं, जबकि प्रोफेसर बिलास महोदय कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे ग्रिफिथ टेलर महोदय कहते हैं कि मानव प्रजाति नकल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। अर्थात ये स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि जो शारीरिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं वो प्रजाति है, न कि वहाँ का कल्चर, सभ्यता और संस्कृति से कोई प्रजाति नहीं बनती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो सारी बातों से, सारी परिभाषाओं से एक अर्थ निकल के आ रहा है कि प्रजाति व्यक्तियों का वो समूह है जिसमें शारीरिक लक्षणों में आनुवांशिक रूप से समानता पाई जाती है। तो विभिन्न जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने प्रजातियों की जो परिभाषा दी है उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समान शारीरिक एवं आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष के रूप में माना जा सकता है। ये इसकी क्या है, मूलभूत परिभाषा है। नेक्स्ट है कि जो प्रजाति है उनका क्लासिफिकेशन हम किस आधार पे करें, तो उसमें दो चीज़ हैं। वह शारीरिक लक्षण जिसमें शरीर की लंबाई या कद, सिर का आकार, बालों की बनावट, नासिका की आकृति, कपालधारिता, त्वचा का रंग और मुखाकृति, आँखों का रंग एवं बनावट और होठ का आकार, ये सब बाह्य शारीरिक लक्षण एक प्रजाति को निर्धारित करने का लक्षण हैं जिनके आधार पर हम प्रजाति का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है जीन की समानता अर्थात जीनोटाइप। किसी स्थान विशेष की भौतिक परिस्थितियां, वहां निवास करने वाली प्रजाति की मानवीय दशाएं दोनों कारकों को प्रभावित करती हैं। इन विभिन्न कारकों को सम्मिलित प्रभाव के कारण ही एक वंशज की प्रजाति नए लक्षणों को ग्रहण कर लेती है। अर्थात जो भौतिक पर्यावरण है उसके आधार पर भी वहाँ रहने वाली प्रजाति के लक्षणों में या शारीरिक जो गुण हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहला है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। विभिन्न प्रजाति की मानव शरीर की संरचना तथा लक्षणों के निर्धारण में जीन का प्रमुख योगदान रहता है। जीन मानव प्रजाति विशेष में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक भौतिक एवं मानवीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जीन में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अगर विज्ञान की भाषा में हम समझें तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का जो रूपांतरण होता है या जाते हैं तो वो जीन के जरिए जाते हैं। अब जीन के अंदर भी परिवर्तन हो सकता है भौतिक और मानवीय परिस्थितियों के कारण, जिसके कारण शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। उन जीन में जब परिवर्तन होता है उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक दशाओं की विभिन्नता का प्रभाव जीन की सक्रियता तथा निष्क्रियता पर पड़ता है। शीत एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाओं के कारण जीन सक्रिय रहता है,
जिसके कारण मानव शरीर की त्वचा का रंग गोरा तथा सफ़ेद हो जाता है। इसके विपरीत उष्ण जलवायु में जीन निष्क्रिय रहता है, अतः त्वचा का रंग काला एवं सांवला पाया जाता है। अर्थात जीन की जो दशा है वो प्राकृतिक दशाओं की विभिन्नता के आधार पर निर्धारित होती है कि वो सक्रिय है या निष्क्रिय है। इसे नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है जीन प्रभाव। किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से तथा शारीरिक कमी से अगर जीन का प्रभाव अर्थात उसकी ड्रिपिंग रुक जाए तो उस प्रजाति विशेष का शारीरिक स्वरूप ही बदल जाता है। अर्थात जो उसके पूर्वज थे उनके जीन अगर उस दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाए, कोई ऐसा कारण हो जाए, तो उससे जो नई पीढ़ी है उसका पूरा का पूरा जीनोटाइप ही बदल जाता है, उसके सारे लक्षण हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। चौथा है यहाँ पे सेक्सुअल सिलेक्शन। विभिन्न प्रजातियों के आपस में एक दूसरे से शारीरिक संबंध होने पर भी प्रजाति विशेष में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए काली त्वचा वाला पुरुष किसी गोरी स्त्री से अगर यौन संबंध स्थापित करता है तो उसकी जो संतान है उसकी त्वचा का रंग बदल जाता है। इसे सेक्सुअल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। नंबर 5 है प्रजाति मिश्रण। विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के कारण दूसरी प्रजाति का आविर्भाव हो जाता है। इसे हम समझें कि दो प्रजाति अलग अलग लक्षणों वाली हैं, अगर वो आपस में मिलेंगी, स्त्री पुरुष आपस में वहाँ मिलेंगे तो उनसे एक नई प्रजाति प्राप्त होती है। यह वर्ण संकर प्रजाति होती है। वर्ण संकर प्रजाति का मतलब है कि इसके अंदर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, ये मिक्स होता है, ये दोनों प्रजातियों का मिक्स होता है। इसमें दोनों ही प्रजातियों के लक्षण हैं जो पाए जाते हैं। ये कुछ कारण हैं जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व हैं, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये ह्यूमन प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।